नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब अनिका अब आकाश गुलेरिया से पूछती है, आकाश मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या क्या कभी आलिशा गुलेरिया हाउस में आई है क्या? अब अनिका की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ वो एक बार आई तो थी। वो क्योंकि उस बात के बारे में तो अनिका को भी पता होता है, लेकिन अब अनिका कहती है, अरे ये बात नहीं, वो तो मुझे भी पता है। मैं तो वो पूछ रही हूँ कि क्या बचपन में कभी आलिशा गुलेरिया हाउस में आई थी, अगर तुम्हें याद हो तो। इधर अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, क्या क्या मिस्टर मारवा ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? अब आकाश की इस बात पर अनिका कहती है, नहीं उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है। वो क्या है ना कि मैं ओमकार से मिली थी और ओमकार कुछ कह रहा था। ओमकार कह रहा था कि उसे हल्का हल्का सा याद है कि आलिशा बचपन में गुलेरिया हाउस में आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे एक बार पूछ लूं, क्योंकि तुम तो उस समय ओमकार से थोड़े से बड़े ही होगे ना, शायद तुम्हें कुछ याद हो। अब अनिका की इस बात पर अब आकाश अनिका को देखते हुए ही कहता है, तुम बहुत ही लकी थी अनिका कि जब तुम बड़ी और समझदार हो गई तब तुम्हारा सामना व्योमा से हुआ। अनिका तुम नहीं जानती कि व्योमा सच में जितनी खतरनाक वो भी तुम्हारे सामने थी, उससे ज्यादा खतरनाक वो बचपन में ही थी, क्योंकि व्योमा तो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। खैर एनीवे छोड़ो पुरानी बातों को, वैसे क्यों उसका हमें नाम याद रखना। ये कहते हुए ही आकाश अब करण गुलेरिया के सामने आ जाता है, साथ के साथ अनिका भी, और आकाश अब करण के दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा सामने से खुला तो सामने रिया ने दरवाजा खोला था, इसलिए रिया को देखकर अब आकाश कहता है, वेरी नाइस रिया, यू आर ऑन टाइम। अब अपने मामू की इस बात पर अब रिया कहती है, आप और मम्मा यहाँ पर क्यों आए हैं? रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, उसी वजह से आए हैं जिस वजह से आप और आपके दोनों भाई यहाँ पर आए हैं। अब अपनी मम्मा की इस बात पर अब रिया कहती है, जल्दी आइए, नानू हमें नानी माँ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको भी हमारी नानी माँ के बारे में किस्से सुनने हैं तो। अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है, फिर तो मैं भी तुम्हारी नानी माँ के बारे में तो जरूर सुनना चाहूँगी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज वो मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ के बारे में सुनने आपके नानू से जरूर सुनना है, इसलिए बिना समय गवाए चलो, जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर दूँ। अपनी मम्मा की इस बात पर अब रिया कहती है, गलत बात है मम्मा, आपका तो एग्ज़ाम आने वाला है ना, डैड ने आपके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है क्या, जिससे आप भी अपने एग्ज़ाम को दे? क्या उन्होंने बस सारे के सारा टाइम टेबल हम मेरे लिए ही बनाया है? ये तो गलत बात है ना मम्मा, मैं डैड को इसके बारे में शिकायत करने वाली हूँ। अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है, अरे मेरी माँ, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि वो यहाँ से इंडिया जाने से पहले एक बार किंग के पैलेस में जरूर जाएगी और एक बार तो उन दोनों लोगों से जरूर मिलना चाहेगी जिन्हें किंग ने किडनैप किया हुआ है, क्योंकि अब तक अनिका को भी इसके बारे में पता चल गया था कि किंग ने उन दो लोगों को किडनैप किया हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा की गुफा में स्वाति अभी अपने ही ख्यालों में थी। वो अभी कुछ सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो दुनिया के सामने भी आ जाए और दुश्मनों की नज़र में ना आए। उसे पता था कि वो दुश्मनों की नज़र से खुद को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएगी,
क्योंकि चाहे स्वाति मल्होत्रा कोई भी तरकीब क्यों ना अपना ले, लेकिन दुश्मन उस तक पहुंच ही जाएगी अगर वो दुनिया के सामने आ भी गई तो। और वैसे भी अब मुझे करण को बता देना चाहिए कि उस वक्त मैं कितना मजबूर थी, क्योंकि अब जब करण गुलेरिया को ये पता ही चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे अपनी मजबूरियों को उसे बताना चाहिए कि मैंने खुद करण को भी गलत समझ लिया था उस समय पर, क्योंकि उस समय मैं एक ऐसे समय पर चल रही थी कि वहाँ पर कौन अपना है कौन पराया ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे उस समय सभी लोगों से संभल कर रहना पड़ा। यहाँ स्वाति अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसे पीछे से अब आवाज आई, स्वाति मल्होत्रा आप जिंदा हैं? अब एकदम से ही इस आवाज को सुनते ही स्वाति मल्होत्रा जैसे ही पीछे मुड़ी तो किसी ने उसके सामने क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया, जिससे कि वो उस क्लोरोफॉर्म स्प्रे से बेहोश हो जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अभी इस चीज से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि इस तरह से उसके ऊपर एकदम से अटैक हो जाएगा, और इससे पहले वो अपना बचाव कर पाती उसको वो क्लोरोफॉर्म उसके मस्तिष्क तक चढ़ चुकी थी। तो वहीं इधर आसमान में वो गरुड़ इधर उधर उड़ रहा था, और वो इधर उधर उड़कर बूढ़े बाबा को आवाज लगा रहा था ताकि वो स्वाति मल्होत्रा की हेल्प करे। बूढ़े बाबा जो कि अभी अंदर ही थे वो अपने किसी काम में लगे हुए थे, लेकिन जब उसे उस गरुड़ की आवाज सुनाई दी तो वो समझ जाते हैं कि जरूर बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो ये गरुड़ इस तरह से आवाज निकाल रहा है। इसलिए अब वो अपने काम को छोड़कर जल्दी से बाहर आते हैं। जैसे ही बूढ़े बाबा अब यहाँ पर अंदर से बाहर आए तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक 6 फीट का लंबा सा इंसान था, और जो उसकी मैडम स्वाति मल्होत्रा को अपने हाथों में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उस इंसान ने स्वाति मल्होत्रा को अपनी गोद में उठाया हुआ था, और अब वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाता है, और अब स्वाति मल्होत्रा को अपनी गाड़ी में लेटा देता है। और स्वाति को अपनी गाड़ी में लेटाने के बाद वो अब अपनी गाड़ी का दरवाजा अब अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है, और अब वो खुद ही अब अपनी गाड़ी को चलाने ही लगता है। जैसे ही अब बूढ़े बाबा ने ये देखा, बूढ़े बाबा आवाज लगाते हैं, रुको रुको, कौन हो तुम? बूढ़े बाबा इस तरह से आवाज लगाते हुए जैसे ही उस गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, वो तब तक उस गाड़ी तक पहुंचते, तब तक तो वो गाड़ी अब वहां से चली जाती है। इधर बूढ़े बाबा कुछ भी नहीं कर पाते। ये सब देखकर तो बूढ़े बाबा अब गरुड़ से कहते हैं कि जाओ जल्दी से जाओ, और जाकर अनिका मैडम और रोहित बेटा और किंग इन सब को ही बता दो कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि तब तक मैं कांटेक्ट करूँगा, तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इट्स इमरजेंसी। और हाँ, जॉन और एनी को भी इन सब के लिए अलर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर सीधे ही हमारी मैडम के ऊपर अटैक हुआ है। बूढ़े बाबा की ये बातें सुनते ही वो गरुड़ भी अभी अपनी उड़ान को भरने लगता है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ राजमहल में कविनालिशा अभी सीक्रेट रूम में आकर अब उन पेपर को ढूंढने लगती है, क्योंकि कविनालिशा को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब वो यही सोचती है कि उसे बस हर हाल में उसे उन पेपर को ढूंढना ही होगा, जिन पेपर को रोहित ने आलिशा को उसे देते हुए तैयार करवाया था, क्योंकि अब बस वही पेपर है जिनके जरिए वो लतिका की कस्टडी को दमयंती देवी को देने से रोक सकती है। अब और उनके बारे में उसे अनिका का फोन आया था कि वो वहाँ पर राजमहल में है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने उसे जो हिंट दिया था उसकी वजह से अनिका ने तुरंत ही आलिशा को ये बात बता दी थी। इसलिए अब वो उस रूम का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता। कविनालिशा अब काफ़ी निराश होती है, क्योंकि उसे जब अनिका ने ये सब बताया था कि पेपर वहीं पर हैं, तो तब उसे एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन अब उसे यहाँ पर सब कुछ अपने हाथों से छीनता हुआ नजर आता है। कविनालिशा वहाँ पर थक हार कर अपनी आंखों को बंद करके अब एक गहरी लंबी सांस लेती है, और अब वो सोचती है कि वो एक बार और कोशिश करे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके नज़रों से कुछ छूट गया हो। इसलिए अब वो एक बार हिम्मत करती है, और वो फिर एक बार फिर से उन पेपर्स को ढूंढने के लिए लग जाती है।
वहीं दूसरी तरफ इधर राजीव गुलेरिया अपने रूम में बैठा हुआ था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या क्या बात है, काफी वक्त से आलिशा उससे मिलने के लिए नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिशा किसी मुसीबत में हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो, क्योंकि जब आलिशा ने उसे यहाँ राजमहल में रखा हुआ है तो उसे तो खुद यहाँ पर उसे मिलने के लिए आना ही चाहिए था। सब ठीक तो है ना? किससे किससे पूछूं मैं कि क्या क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ है? और मेरी बेटी आजकल कहाँ बिजी है? वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई है? यहाँ राजीव अभी यही सोच रहा था कि तभी उसके रूम में अब वहाँ पर राजलक्ष्मी आती है। जैसे ही राजलक्ष्मी अब उसके कमरे में आती है तो राजलक्ष्मी को देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि राजलक्ष्मी देखो, अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अब राजलक्ष्मी जब राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनती है तो वो उसकी बात पर रिप्लाई देते हुए कहती है, वो तो मैं जानती हूँ कि आप कितने ठीक नहीं है। वो तो एक्चुअली वो सब मैं डिसाइड नहीं करने वाली, क्योंकि वो सब तो रानी साहिबा ही डिसाइड करेगी। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इवन मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आप अब यहाँ से जाना चाहते हैं। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, बुलाओ अभी बुलाओ अपनी रानी साहिबा को। मैं अब इसके बारे में उससे ही बात करूँगा, क्योंकि अगर तुम मेरी कोई हेल्प ही नहीं करना चाहती तो ठीक है। अगर वो यहाँ पर तुम्हारी रानी साहिबा ही सब कुछ डिसाइड करेगी तो तुम्हारे सामने मैं उससे ही बातें कर लेता हूँ। वो मुझे इस तरह से ऐसे कैद कर नहीं रख सकती है। अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है, फीमेल स्टाफ से मैं कह दूंगी कि वो आपका ये मैसेज रानी साहिबा को दे देंगी। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, ठीक है, और उससे ये भी कहो कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। मेरा अपना घर है और मैं वहीं पर ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रह कर अब इरिटेट हो गया हूँ। यहाँ पर रहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जेल में कोई कैदी बनकर रह रहा हूँ, जिसे यहाँ पर न जाने कितने समय के लिए कैद कर रख लिया हो। मैं भी यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। राजीव की ये सारी बातें सुनकर अब राजलक्ष्मी को उसके ऊपर बहुत तरस तो आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से राजीव ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक कैदी हो, तो उससे राजलक्ष्मी का भी दिल पिघल गया कि सच में यहाँ पर उसके चाचा कितने ही बोर हो रहे होंगे, क्योंकि मयूर से उसने राजीव चाचा के बारे में बहुत कुछ सुन भी रखा था कि वो कैसे अपने आप में रहने वाले इंसान थे। उनका एक अलग ही हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इस राजमहल में आने के बाद वो सच में एक कैदी की तरह ही रह गए हैं। या राजलक्ष्मी अभी राजीव गुलेरिया की बातों को सुनकर उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन अब वो उसकी बातों से इरिटेट भी हो रही थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में श्रेया अब श्वेता को रेडी कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि पेरिस तो प्यार का शहर है श्वेता, और अभी तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है, तो और भी तो तुम्हें घूमना भी चाहिए ना, क्योंकि पेरिस तुम मेरी मानो तुम पूरा का पूरा पेरिस घुमाओ। इस बात पर अब श्वेता कहती है, श्रेया मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, कहीं मैं ओवर ड्रेस तो नहीं लग रही हूँ ना। अब श्वेता की इस बात पर श्रेया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सच बताऊं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। और एक बात बताओ, लक्ष्य कब तक आ रहा है तुम्हें पिक करने के लिए? वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम दोनों के साथ पापा के आदमी भी जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर पेरिस में ऐसे अकेले नहीं घूम पाओगे। तुम्हारी सेफ्टी के लिए पापा के आदमी तुम्हारे आगे पीछे होंगे, फॉर ए सेफ्टी रीजन। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, क्या सच में? आई होप कि लक्ष्य को बुरा ना लगे, क्योंकि लक्ष्य ने साफ साफ कहा था कि अगर मैं भी यहाँ पर पेरिस में ही हूँ और वो भी अभी अपने काम से पेरिस आया हुआ है, तो जब दोनों में ही पेरिस में हैं तो क्यों ना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया जाए। अगर लक्ष्य को ये पता चला कि अंकल के कुछ लोग हम दोनों की सेफ्टी के लिए उनके पीछे हैं, तो शायद उसे बुरा भी लग सकता है और वो एम्बेरस भी फील करे।
कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए ही ये आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। वो हमारे बारे में कोई गलत राय ना बना ले। यहाँ पर श्रेया और श्वेता के बीच ये बातें हो रही थी कि तभी अब वहाँ पर अब लक्ष्य हॉर्न बजाता हुआ पैलेस के बाहर आ जाता है। उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर अब श्वेता कहती है कि लक्ष्य आ गया है, मैं श्रेया मैं जाती हूँ। ये कहते हुए ही श्वेता अब भागती हुई पैलेस के बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि लक्ष्य तो अभी अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसका सहारा लेकर ही वहां पर खड़ा हुआ था और वो उसी का ही इंतजार कर रहा था। लक्ष्य को देखकर अब श्वेता जल्दी से उसके पास आ जाती है और अब वो उससे कहती है आई एम सॉरी लक्ष्य जी, थोड़ा लेट हो गया। श्वेता की इस बात पर अब लक्ष्य कहता है इट्स ओके श्वेता जी, चलें अब। ये कहते हुए ही लक्ष्य अब गाड़ी के दरवाजे को श्वेता के लिए खोल देता है। तो जैसे ही यहाँ पर लक्ष्य ने श्वेता के लिए दरवाज़ा खोला तो वो भी अब अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। जैसे ही श्वेता गाड़ी के अंदर बैठती है तो अब लक्ष्य दरवाजे को बंद करता है और दरवाजे को बंद करने के बाद अब लक्ष्य भी अब दूसरी साइड जाकर अब अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। अब वो अच्छी तरह से अपनी बेल्ट लगाने के बाद अब अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट की तरफ ले लेता है। इधर उनकी गाड़ी जैसे ही यहाँ से निकली तभी उनकी गाड़ी के पीछे अब कैलाश अधिकारी के लोग भी जा रहे थे। इधर पैलेस में श्रेया बच्चों को संभाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अपने रूम में बालकनी में खड़ा रोहित अब सोच रहा था कि मैंने जो किया है मुझे इसके बारे में एक बार अनिका से बात करनी होगी। मुझे एक बार इसके बारे में अनिका का भी सजेशन जानना होगा कि वो क्या चाहती है। ये सब सोचते हुए ही रोहित अब अपने रूम से बाहर निकलकर अभी 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगता है और साथ ही साथ अभी वो अपने फ़ोन से अनिका को कॉल भी कर रहा था कि आखिर अनिका कहाँ पर है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब रोहित कहता है अनिका कहाँ हो तुम। ये कहते हुए ही उसे अब सामने से आवाज़ आती है कि पापा के रूम में। हम सभी ही यहाँ पर पापा के रूम में हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि फिर ठीक है, मैं भी वहीं पर ही आता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो अपने कदमों को करण गुलेरिया के रूम की तरफ बढ़ाने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब वो वहाँ पर करण गुलेरिया के रूम के पास पहुँचता है तो वो अब दरवाजे को हल्का सा नॉक करता है। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई तो अनिका जान गई थी कि मिस्टर मारवा इधर ही आ रहे हैं, इसलिए अंदर बैठी हुई अनिका कहती है मिस्टर मारवा ही होंगे क्योंकि वो इधर ही आ रहे थे, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका खड़ी होकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही अब अनिका ने दरवाज़ा को खोला तो सामने रोहित को देखकर अब अनिका कहती है आइए मिस्टर मारवा। जैसे ही रोहित अब अंदर आता है तो उसे देखकर अब तीनों ही बच्चे अब अपनी जगह पर एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं डैड हम अभी अपने रूम में ही जा रहे हैं। क्योंकि रोहित मारवा को देखकर बच्चे एकदम से सहम से गए थे। उन्हें ऐसा लग गया था कि कहीं उसके डैड यहाँ पर इस समय हम यहाँ पर हैं, कहीं इस बात पर गुस्सा ना करें। लेकिन बच्चों का ये रिएक्शन देखते ही अब रोहित भी बहुत ही हैरान हो गया था कि बच्चे जहाँ अब तक अपने नानू के साथ मस्ती कर रहे थे अभी एकदम से उसे देखकर इस तरह से क्यों खड़े हो गए। लेकिन अभी वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब रोहित कहता है मैं अभी तो आया हूँ, कुछ देर अपने डैड के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। वैसे क्या बातें हो रही थी। अब जैसे उन्होंने अपने डैड की ये बात सुनी तो अब वो समझ जाते हैं कि उसके डैड अभी उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। इस बात पर अब आर्यन कहता है डैड हरिया नानू से कह रही थी कि वो हमें भी वहाँ लेकर जाएं जहाँ पर वो नानी माँ को लेकर गए थे। आर्यन की इस बात पर अब रोहित अनिका से कहता है मेरे साथ चलो अनिका, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इट्स अर्जेंट। अब इस बात पर अनिका कहती है ठीक है मिस्टर मारवा, चलते हैं। और ये कहते हुए ही वो दोनों अब सभी को वहाँ से बाय बोलकर अब दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देते हैं और वो दोनों ही अब एलिवेटर के पास जाने ही वाले थे कि तभी दोनों की नज़र अब अपने रूम के बाहर निकल रही आयशा मारवा पर जाती है। आयशा मारवा को देखकर अब अनिका कहती है मैं इनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है अनिका प्लीज़ मिल लेते हैं ना।
अब ये सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित को ही देखती है और अब वो उससे कहती है, मिस्टर मारवा, उस दिन जो कुछ भी हुआ था, क्या आप वो सब भूल गए हैं? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ अनिका, मुझे हर एक बात याद है। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं माँ से सब कुछ पूछ लूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि इससे पहले मुझे किंग से बात करनी है और हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो, क्योंकि इनसे बात करने से पहले मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, पहले पहले तुम नाना जी से बात कर लो, ये ठीक रहेगा, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ये कहते हुए ही रोहित अब यही सोचता है कि बस एक बार मैं उनसे मिल लूँ, उसके बाद मैं अनिका को अपना सच बता दूंगा। रोहित इधर अपनी ही सोच में था कि तभी उसके कानों में अब वहां पर आयशा मारवा की आवाज आती है, जो कि कह रही थी, कहाँ बिजी हो तुम दोनों, मुझसे मिलने का भी वक्त नहीं है क्या तुम दोनों के पास? अब आयशा मारवा की इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ, क्या ऐसा कुछ है जो आपको हमें बताना चाहिए और हमें पता नहीं है? रोहित ने सीधे सीधे ही अब अपनी माँ से ये सवाल कर लिया था। रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा के चेहरे का एकदम से ही रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ पता तो नहीं चल गया। और अब वो रोहित से अपनी नजरों को चुराने लगती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इधर अनिका बस बड़े ही ध्यान से आयशा मारवा के फेस के एक्सप्रेशन को ही नोट कर रही थी, इसलिए उसको नोट करते हुए अब वो आयशा मारवा से कहती है, क्या बात है माँ, सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ, आपको याद है जब मैंने उन येलो ऑर्चिड के फ्लावर को ठीक किया था तो आपने हमें एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में कितनी सच्चाई थी? ये सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, क्या बात है अनिका, मुझसे नाराज हो क्या तुम? अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अनिका ने कहा कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमें आपसे नाराज होना चाहिए? बताओ ना माँ, क्या आपने कोई किया है कुछ ऐसा? अनिका की ये बात आयशा मारवा के दिल पर एक तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनिका सीधे सीधे ना पूछकर वो घुमा फिरा कर उससे वही सब बातें पूछना चाहती है। इसलिए अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा पीछे मुड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम दोनों से बस यही कह सकती हूँ कि मैं मजबूर हूँ। हो सके तो अपनी माँ पर भरोसा करना, क्योंकि मैं बस यही कह पाऊंगी तुम दोनों को। अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अनिका अब अपने हाथ को उसके कंधे पर रखकर कहती है, माँ, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है और हम आपके ऊपर भरोसा भी करना चाहते हैं, लेकिन हम अब कर नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही अब आयशा मारवा एकदम से ही खामोश हो जाती है। तो अनिका अब उनसे कहती है, क्या आप धनंजय पापा से प्यार करती हैं? अब अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, मुझे कुछ काम है। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब अपने अनिका के इन सवालों से बचते हुए अब वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अनिका अब उसके हाथ को पीछे से पकड़कर उसे देखने लगती है। अनिका को ऐसे करता हुआ देखकर अब आयशा मारवा जहाँ हैरान होती है, तो वहीं रोहित कुछ समझ रहा था कि अनिका क्या करना चाहती है। कुछ देर के बाद अनिका आयशा मारवा से कहती है, सॉरी माँ, मैंने आपको इस तरह से रोका, मुझे नहीं रोकना चाहिए था, आई एम सॉरी। अब अनिका की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, इट्स ओके, और वो ये कहते हुए ही वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं रोहित आयशा के जाने के बाद अब अनिका से कहता है कि क्या चल रहा है अनिका तुम्हारे दिमाग में, तुमने माँ को इस तरह से क्यों रोका? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला मिस्टर मारवा, जो औरत वहाँ पर अक्षय वर्मा को बचाने के लिए आई थी वो आयशा माँ नहीं थी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझाना होगा अनिका, कि अगर आयशा माँ वहाँ पर नहीं थी तो फिर वो कौन थी, जो माँ के चेहरे के जैसी ही थी। वो दोनों बातें करते हुए इधर हैरानी से ही एलिवेटर में आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अब वो इधर फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं।
वहाँ पहुँचने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है, समझ नहीं आता मिस्टर मारवा, हमारे ही अपने हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, अगर हमें अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है अनिका, तो हमें पास्ट में जाना ही होगा, क्योंकि जब तक हम पास्ट में जाकर इन सारे ही पहेलियों को नहीं सुलझाते, तब तक शायद हमारे अपने भी हमसे ऐसे ही बातें छिपाते रहेंगे और हमारे अपनों के बारे में हमें कोई ना कोई राज हर कदम पर ऐसे ही मिलता रहेगा। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर मारवा, हमें पास्ट में तो जाना ही होगा। और वो दोनों ये बातें करते हुए ही अपने रूम के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अभी अपने रूम के अंदर आते हैं तो रोहित इधर दरवाजे को बंद कर देता है। या अनिका की नज़र अब जैसे ही बेड पर जाती है तो वो एकदम से शॉक होकर अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा ये क्या है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका पहले तो शांत हो जाओ और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जहां अनिका के रूम में अनिका को शौक लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में वहां पर सभी अपनी सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कैप्टन सुजैन यहाँ पर इंडिया के स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जमकर तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से फाइनली उन्होंने इस मिशन को पूरा कर लिया था। उनकी प्लानिंग की और उनके कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे और साथ के साथ अब वो अपनी पार्टी को भी इंजॉय कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मनाली के एक हॉस्पिटल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहाँ पर एक शख्स अपने साथी से कहता है, ध्यान रहे कि इस काम को करने में कोई भी लापरवाही ना हो। अब उसकी ये बात सुनते ही उसका साथी कहता है, ठीक है मैं ध्यान दूंगा इस बात पर। और वो शख्स अब कहता है कि अभी कुछ लड़कियां आई हैं, जाकर उन्हें चेक करो, अगर सब सही है तो बॉस को इन्फॉर्म कर देना कि सब ठीक है और हमें लेकर किसी को कोई भी शक भी नहीं हुआ है। इस बात पर अब उसका साथी कहता है, ठीक है मैं बॉस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, बस तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसी को तुम पर शक ना हो और जाकर अपना काम करो। अब उस आदमी की इस बात पर अब वो आदमी फिर से एक दूसरा आदमी अब कहता है, ठीक है मैं अभी के लिए जाता हूँ। और ये कहते हुए ही वो आदमी भी अब वहाँ से चला जाता है।